बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। बहादुर सैनिक भले ही मार मार के ही क्यों मरे। मोदी के इस भाषण के अनुसार तो चीन ने भारत की सीमा में कोई अनुप्रवेश किया ही नहीं था, ना उसने भारत के किसी पोस्ट पर हाथ लगाया, और यही बात चीन भी कह रहा है कि उसने किसी भी सीमा में कोई अनुप्रवेश नहीं किया है। तब क्या चीन ने जो आरोप लगाया है कि भारत के सैनिकों ने उसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, वही सही है? प्रधानमंत्री की बातें भी घुमा फिराकर क्या चीन की इसी बात की पुष्टि नहीं करती हैं? तब क्या गलवान में जो हुआ उसे चीन की नहीं भारत की करतूतों का परिणाम माना जाएगा? चीन तो इस घाटी के पूरे इलाके को उसका सार्वभौमिक क्षेत्र बताता रहा है। जाहिर है कि भारत में कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी, प्रधानमंत्री की बातों से ऐसे किसी सीधे नतीजे पर पहुँचने के लिए तैयार नहीं होगा। गलवान घाटी का यह क्षेत्र आज से नहीं, 1962 के वक्त से ही दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। सन 62 में इसी घाटी में भारत के एक चौकी बनाने की कोशिश की थी, जिसे दोनों देशों के बीच युद्ध के प्रारंभ का बिंदु माना जाता है। यह वह क्षेत्र है जिससे काराकोरम पर्वतमाला के पूरब में चीन की गतिविधियों पर नज़रदारी करना संभव हो सकता है। कहा जाता है कि 4 जुलाई 1962 के दिन जब भारत ने वहां अपनी चौकी बनाई, उसके 6 दिनों के अंदर ही चीन की सीना उसके पास पहुंच गई थी, जिस पर तब नई दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ आपात बैठक की गई थी। आज वही इलाका फिर से एक बार दोनों देशों के बीच संघर्ष के प्रारंभ का बिंदु बन गया है। भारत के कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सर्वदलीय बैठक में मोदी के भाषण पर कई सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर मोदी को अपराधी के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि क्या अपने इस भाषण से मोदी ने भारत चीन को नए सिरे से नहीं खींच दिया है? क्या उन्होंने चीन को गलवान नदी की घाटी और पेनोंग सो की फिंगर 4-8 तक की जगह नहीं सौंप दी है, जो दोनों LAC में हमारी ओर पड़ते हैं और जहां अभी चीनी सेना बैठ गई है? मोदी यदि आज कहते हैं कि भारत की सीमा में किसी ने भी अनुप्रवेश नहीं किया है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्यों सेना में संवाद हो रहा है? क्यों कूटनीतिक बातें चल रही हैं? सेनाओं के पीछे हटने का मायने हैं? क्यों 20 सैनिक शहीद हुए? सबका यह साफ सवाल है कि जहां भारत ने के 20 सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसाए अनुप्रवेशकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए अपनी प्राण गंवाए हैं, वहीं मोदी क्यों कहते हैं कि भारत की सीमा में कोई आया ही नहीं? तब उन सैनिकों ने जान कहाँ गंवाई? क्या मोदी चीन की बात को ही नहीं दोहरा रहे हैं कि उन्होंने चीन की सेवा में अनुप्रवेश किया था? एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने आरोप लगाया है कि मोदी ने समर्पण कर दिया है और कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, भगवान बचाए। उन्होंने चीन की बात को ही दोहरा कर क्या राष्ट्रद्रोह नहीं किया है? इसमें कानूनी संवैधानिक क्या है, कोई बताए। सेवानिवृत्त मेजर जनरल सैनिक थापर कहते हैं कि क्या हमारे लड़के चीन की सीमा में घुसे थे, उन्हें खदेड़ने के लिए? यही तो PLA कह रही है। हमारे बहादुर 20 जवानों के बलिदान पर जिनमें 16 पे आए हैं, महज 48 घंटे में पानी फेंक दिया गया, शर्मनाक। मेजर वीरेंद्र धनोआ का कहना है कि क्या हम यह पूछ सकते हैं कि मारते मारते कहाँ मरे? देखें टेलीग्राफ 20 जून 2020। इज मोदी रिवार्डिंग द मैप वेटरन? कहना ना होगा, मोदी के स्वभावगत मिथ्याचार ने राष्ट्रीय अखंडता के इस एक महत्वपूर्ण विषय में भी सारे मसले में इस प्रकार का एक खाली तैयार किया है, जिसके गद्देपन में हर लिहाज से सिर्फ भारत की हेठी के अलावा अब और कुछ नजर नहीं आता है। भारत के 20 सैनिकों की शहादत के अलावा उसके और 10 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। इस तथ्य को भी भारत की ओर से जिस भद्दे ढंग से छिपाने की कोशिश की जा रही है, वह भी कम शर्मनाक नहीं है। बहरहाल हम तो इस पूरी घटना को भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में इधर के सालों की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझते हैं। कहाँ तो 7 साल पहले चीन ने वन बेल्ट वन रोड की वैश्विक योजना में भारत को उसका साझेदार बनाने का प्रस्ताव रखा था, और कहाँ वे आज दोनों देशों के बीच अचिन्हित सीमा के लद्दाख के इन दुर्गम निर्जन क्षेत्रों में अपनी चौकियों को LAC के आगे स्थापित करने के क्रम में भारत के सैनिकों की हत्या कर रहा है। यह बात जहाँ समझ से बाहर है, वहीं पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पिछले तमाम सालों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी के साथ खूब पिंगे लगाई थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी काफ़ी बड़े थे। इस बढ़ी हुई परस्पर निर्भरता की वजह से ही यह उम्मीद की जाती थी कि दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष की आदिमता के प्रदर्शन की नौबत अब कभी नहीं आएगी। लेकिन पिछले साल चीन से लगी उत्तर पूर्वी सीमा में भूटान से लगे डोकलाम के बाद अब उत्तर पश्चिम सीमा में यह दूसरी घटना है, जिससे पूरी भारत चीन सीमा पर दोनों पक्षों की सरगर्मियां बेइंतहा बढ़ गई हैं।
भारत का ठंडा रेगिस्तान कहलाने वाला लद्दाख का यह इलाका है जहाँ की भयंकर ठंड ने सैकड़ों सालों के इतिहास के लंबे काल में न जाने कितने लश्करों को अब तक निगल चुकी है। गलवान घाटी की इस घटना में ठंडी नदी के पानी में ढकेल दिए जाने से जवानों ने जिस प्रकार अपनी जान गंवाई, उससे भी इस क्षेत्र की प्रकृति का एक अनुमान मिलता है। बहरहाल हम पूरे विषय को कुछ दूसरे मूलभूत सवालों के साथ देखना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला और बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारत और चीन चाहते क्या हैं? क्या आपस में एक पूरी लड़ाई या इसी प्रकार चोरी छिपे दूसरे की जमीन हड़पना? इस पूरी बात को दोहराने का मतलब नहीं है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा न चीन में इतनी शक्ति है कि वह भारत पर अपना अधिकार कायम कर ले, न भारत में चीन पर अधिकार कायम करने की शक्ति है। इन दो पड़ोसी प्राचीन सभ्यताओं वाले विशाल देशों की इसके अलावा दूसरी कोई नियति नहीं हो सकती है कि वे आपस में सहयोग करते हुए शांत पड़ोसियों की तरह अपना सह अस्तित्व बनाए रखें और परस्पर समृद्धि में सहायक हों। चीन के ओबेर प्रकल्प के पीछे कुछ वैसी भावना भी नजर आती है, लेकिन इसके इतर युद्ध की तरह कोई भी बात सोचना किसी के लिए भी एक आत्मघाती मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा। और आज अपनी इस नीति से बंधे दोनों देश सीमा पर प्राणघाती मल्लयुद्ध कर रहे हैं। 1962 के बाद से अब तक के लंबे अनुभव भी यही बताते हैं कि एशिया के इन दो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले पड़ोसी देशों के बीच की शत्रुता से दोनों में से किसी को भी कोई लाभ नहीं हुआ है, उल्टे इससे पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों को लाभ हुआ है। लेकिन लगता है कोई भी उस अनुभव से सही सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सीमाओं को लेकर उठने वाला कोई भी मसला राष्ट्रीय उत्तेजना में इतना संवेदनशील बना दिया जाता है कि उसमें सारी सरकारें भूल करने के बावजूद उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होती हैं और इसलिए उसमें सुधार भी नहीं कर पाती हैं, अपने देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलती रहती हैं। अन्यथा कोई वजह नहीं है कि 1962 के इतने तीखे अनुभवों और उसके बाद की वैश्विक परिस्थितियों और दोनों पक्षों की सैनिक तैयारियों की रोशनी में दोनों सरकारों को आगे बढ़कर आपसी सीमा विवादों को साथ के साथ निपटा नहीं लेना चाहिए था। वे दिन पूरी तरह से लड़ चुके हैं जब कोई दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी युद्ध में कोई विजयी और कोई पराजित हो सकता है। चीन को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह भारत को दबाकर अपना कोई हिस्सा रखता है। अभी की सारी उत्तेजनाओं के बाद यह कहने और समझने की जरूरत है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने चीन के साथ भारत की सीमाओं के बारे में इस विवाद को हमें विरासत के तौर पर सौंपा है। चीन और भारत की स्वतंत्र सरकारों का शुरू से दायित्व था कि वे समझदारी के साथ इस मसले को तय करके सीमाओं का साफ रूप में जमीन पर अंकित कर देती। शुरू के दिनों में दोनों के बीच ऐसी सद्भावना दिखाई भी दे रही थी, लेकिन अक्साई चीन सहित कुछ जगहों को लेकर गाड़ी ऐसी टकराई कि चीन ने बातचीत के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना लिया और 1962 में हमला करने की मनमानी तरीके से अपने हिसाब से तय कर दिया। लेकिन सीमाओं पर अंतिम रूप से कोई समझौता करने पर आज तक दोनों पक्ष विफल रहे हैं। दोनों के बीच जमीन पर अचिन्हित सीमा आज तक दोनों देशों के बीच एक तनाव का विषय बनी हुई है। इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी ने लिखा था कि यह देखकर अजीब लगता है कि ब्रिटिश अफसरों ने जो लाइनें खींच दी उसे बाद के गैर ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के मूल्यवान राष्ट्रीय संपदा के रूप में देख रहे हैं। इन रेखाओं को खींचते वक्त जो रुपए खर्च किए गए थे, भारतीयों ने तब आपत्ति नहीं की क्योंकि वे उसे ब्रिटिश राजा का खर्च मान रहे थे। तब डुरांट और मैकमोहन जो कह रहे थे उस पर यदि किसी ने ध्यान दिया होता तो भारत के करदाताओं की कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सत्ता के नैतिक राजनीतिक खेल पर विराम लग सकता था। आज अब नए राज्यों का अंग्रेजों की खींची हुई लाइनों को अपनी विरासत समझना इतिहास के चक्के का अनपेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ है। दोनों देशों के बीच विवादित जैसा कि हमने पहले ही कहा है, खास तौर पर चीन के अधिकार का अक्साई चीन का क्षेत्र वह प्रमुख मसला है जो शुरू से इस विवाद के समाधान में मुख्य बाधा बना हुआ है। यह पूरा क्षेत्र काराकोरम पहाड़ियों के पार लगभग 5800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत इस पर तभी से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह इसे ऐतिहासिक तौर पर अपना अंग मानता है। चीन उस पर अपने कब्जे को प्रमुखता दे रहा था। 1960 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत आकर यह प्रस्ताव दिया कि कथित विवादित क्षेत्र में जो जमीन जिसके पास है वह उसे रख ले और खाली जमीन भारत की रहे, तब अक्साई चीन का मसला ही समझौते में बाधक बना था। भारत उसे ऐतिहासिक तौर पर अपना क्षेत्र मानता है चूँकि ब्रिटिश अधिकारी W.H. जॉनसन ने 1865 में लाइन खींचकर उसे जम्मू और कश्मीर में शामिल दिखाया था, पर चीन उसके बाद की मैकॉर्नी मैकडोनाल्ड लाइन 1899 के आधार पर अपना मानता है और उस पर उसने कब्जा भी कर लिया था। इसी लाइन के आधार पर चीन ने 1963 में पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता किया है। गलवान घाटी का सामरिक महत्व इसी बात में है कि भारत के अधिकार के काराकोरम के दर्रे के बहुत निकट का क्षेत्र है जहां से सियाचिन के बर्फीले इलाके की ओर जाया जाता है।
अब अक्साई चीन के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर के उस हिस्से का मसला भी लगभग इसी प्रकार से इस पूरी समस्या से जुड़ गया है, जिसे पाकिस्तान ने हाल के सालों में चीन को सौंप दिया है। चूँकि भारत पूरे पीएके को अपना मानता है, इसलिए चीन के साथ भारत के सीमा संबंधी विवाद में शुरू हो गया है। ऐतिहासिक तौर पर भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। यही वजह है कि प्रकारांतर से भारत की कश्मीर समस्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के विषय नहीं रह गई है, इसमें चीन का एक तीसरा पक्ष भी शामिल हो गया है। सब जानते हैं कि राष्ट्रों के बीच इस प्रकार के सीमा विवाद आसानी से नहीं सुलझ पाते हैं। इनके समाधान के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व में दूरदर्शितापूर्ण संयम और साहस की ज़रूरत होती है, और साथ ही परस्पर विश्वास पर टिके संबंधों के लंबे अंतराल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण के रूप में सोवियत संघ के साथ चीन के सीमा विवाद को भी लिया जा सकता है, जिसका समाधान 55 साल के लंबे काल के बाद 2005 की संधि के रूप में हुआ था। 1991 के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों का जिस प्रकार विकास हुआ है, वह एक ऐसा मजबूत आधार है जिस पर दोनों के बीच की बाकी सभ्यताओं का भी समाधान हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की सीमाई झड़पें इन संभावनाओं पर पानी फेरने का काम करती हैं, और विश्व साम्राज्यवादी ताकतें तो घात लगाए बैठी हैं कि कैसे इन दरारों को और चौड़ा करके इस पूरे क्षेत्र को अशांत रखा जाए, ताकि वे अपने हथियारों आदि का व्यवसाय शुरू कर सकें। इसी अर्थ में ये झड़पें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसे में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा मार कर मरे की मारकाट वाली आदिमता की भाषा का प्रयोग सही नहीं है। कुल मिलाकर ये हमारी मजबूती को नहीं, कमजोरी को ही बताती है। अरुण माहेश्वरी का हस्तक्षेप.com पर आलेख चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ना दबाना भूलें, ताकि आप तक नई वीडियो अपलोड होने पर सूचना पहुंच सके। वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।